Okay, welcome back guys. Part 3 of this session financial instrument. ये लास्ट पार्ट है प्रोबेबली. हम इस पार्ट में पूरा का पूरा कवर अप कर लेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो बचा हुआ पोर्शन है. वैसे मैं बता दूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज डेरिवेटिव्स एंड हेज इंस्ट्रूमेंट्स. हम इसमें डेरिवेटिव्स और हेज इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए आपको ऑडियो क्लियर है कि नहीं. प्लीज़ टेल मी ऑडियो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा. मेरे स्क्रीन पर और मेरे मोबाइल पर मुझे कोई रिप्लाई दिख नहीं रहा है. ओके ठीक है. बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा रहेगा यार, कोई नहीं. मैंने भी बताया ना यार, थोड़ा सा मेरा ये टेम्पररी स्टूडियो है. अब मैं पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ. ठीक है, मैं खुद मानता हूँ कि बैकग्राउंड नॉइस है आई थिंक, पर वो मैनेजेबल है. मेरे हिसाब से वो मैनेजेबल है. मैंने भी लेक्चर आपका एंड करके सुना अभी थोड़ी देर पहले. वो मैनेजेबल है. प्लीज़ थोड़ा सा आप इसको मैनेज करके चलिए, है ना. बाकी ठीक है. चलिए. ओके, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. द लास्ट पोर्शन विच इज कॉल्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डेरिवेटिव की आपको बेसिक नॉलेज डेफिनेटली होगी. बेसिक नॉलेज अब हो सकता है आपने वो एसएफएम से लिया हो, या हो सकता है वो आपने पहले भी कभी डेरिवेटिव के बारे में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही पढ़ा हो. फिर भी शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से. डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है? जी ज़रूर रवि सर, मैं आप बिल्कुल डेरिवेटिव बहुत अच्छे से करवा लूँगा, और यकीन मानिए मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो चलूंगा डेरिवेटिव में. मैं मैसेजेस कुछ बच्चों के पढ़ रहा था, मैं लाइव चैट देख रहा था कुछ बच्चों की, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर डेरिवेटिव में दिक्कत होती है वगैरह वगैरह. वन सेकेंड आई. अच्छा, तो मैं डेरिवेटिव को स्लो ही चलाऊंगा, डोंट वरी. बट उसके बावजूद मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि डेरिवेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता रहता है. आइए फिर भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन से पढ़ना शुरू करते हैं. रिवाइज करना शुरू करते हैं. तो रिवाइज करना वर्ड जो है ना वो बोलना जरूरी है, नहीं तो बच्चे बोलते हैं सर आप तो पूरा शुरू से ही पढ़ा दो, अच्छे से पढ़ा दो. एनी इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन. द इंपॉर्टेंट वर्ड इज अंडरलाइन. सर ये अंडरलाइन क्या होता है? बेटा अंडरलाइन एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं आपको. अंडरलाइन मतलब शेयर, अंडरलाइंग मतलब गोल्ड, अंडरलाइंग मतलब क्रिकेट मैच, अंडरलाइंग मतलब वेदर फोरकास्ट, वेदर, अंडरलाइंग मतलब
सेंसेक्स, NSE, BSE. Underlying can be anything. Underlying can be onion, yes, प्याज. Underlying can be cotton. Basically कोई भी चीज जिसकी वैल्यू बढ़ती गिरती रहती है और जहां वेरिएबिलिटी होती है, जहां पर हम कुछ बेटिंग कर सके, जिसके बेसिस पर हम कुछ बेटिंग कर सके. बेटिंग मतलब शर्त लगा सके. लाइक शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, गिरेगा. सेंसेक्स पूरा मार्केट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, गिरेगा. NSE बढ़ेगा, गिरेगा. लाइक दिस. अनियन के प्राइसेस आने वाले एक महीने में कितने बढ़ेंगे, कितने गिरेंगे. कॉटन के प्राइसेस बढ़ेंगे, गिरेंगे. वेदर फोरकास्ट, कल मेरे शहर में बारिश होगी, नहीं होगी. क्रिकेट मैच, कौन सा टीम जीतेगा, ये प्लेयर सेंचुरी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये इतना इस बॉल पे विकेट लेगा कि नहीं लेगा. इन सब चीजों में कॉमन क्या है? इन सब चीजों में कॉमन है कहीं ना कहीं कोई फ्यूचर को देख रहे हैं. हम कहीं ना कहीं फ्यूचर का कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करके हम बैटिंग कर रहे हैं. इसको आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल सकते हो कि हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी अंडरलाइन का होना जरूरी है, जिसके लिए हम जिस अंडरलाइन के बेसिस पर हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकें. शेयर के ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनियन के प्राइसेस के ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वॉटएवर. सो क्या बोल रहा है? एनी इंस्ट्रूमेंट विच हुज वैल्यू चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन अंडरलाइन. अब मान लीजिए हमने बोला कि एक महीने बाद आपने बोला कि अनियन के प्राइसेस गिरेंगे, मैंने बोला अनियन के प्राइसेस बढ़ेंगे. ना तुम्हें अनियन की जरूरत है, ना मुझे अनियन की जरूरत है. ना मैं तुमसे अनियन खरीदूंगा, ना मैं तुम्हें अनियन बेचूंगा. तुम्हें उसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए. बस अनियन के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो मैं जीत जाऊंगा, अनियन के प्राइसेस गिर गए तो तुम जीत जाओगे. हम उसके प्राइसेस पे एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको बोल रहे हैं हम वो इंस्ट्रूमेंट. वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया इंस्ट्रूमेंट. अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है. अगर अनियन के प्राइसेस बढ़ गए तो मेरे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल हो गया. अगर वो अनियन के प्राइसेस गिर गए तो वो तुम्हारे लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो फेवरेबल हो गया, मेरे लिए अनफेवरेबल हो गया. सो इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन अंडरलाइन. अंडरलाइन के बेसिस पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. उस कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर हम इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं, कुछ और नहीं है. ठीक है. तो डेरिवेटिव मतलब क्या? डेरिवेटिव मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी दूसरी चीज पर, मतलब अंडरलाइन पर. अगर अंडरलाइन की वैल्यू बदलेगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बदलेगी. दूसरा, सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट. अभी जस्ट बोला कि क्रिकेट मैच में क्या होगा, वेदर फोरकास्ट, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, प्राइसेस ऊपर ना जाएंगे कि नीचे आएंगे. हमेशा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर की बेसिस पर हो सकता है. ऐसा थोड़ी होगा कि एक मैच चल रहा है, मैच का एक हाइलाइट्स आ रहा है, मैच का एक हाइलाइट्स चल रहा है, मैंने उस पे आपको बोला, मुझे पता है उस मैच में तो विराट कोहली सेंचुरी बना चुका है, तो मैंने उस पे आपको बोल दिया कि मेरी शर्त है इसमें विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा. अरे जो चीज पास्ट में हो चुकी है उसका कोई थोड़ी कुछ हो सकता है. तो डेरिवेटिव हमेशा फ्यूचर के कुछ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है और वो फ्यूचर में सेटल होता है. तीसरा, रिक्वायर्स नो इन्वेस्टमेंट और वेरी लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट. अब ये बच्चे इसको गलत ट्रीट कर लेते हैं कि नो इन्वेस्टमेंट या वेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट. मैं आपको दोनों एग्जांपल दे रहा हूं. नो इन्वेस्टमेंट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने खुद आपस में बनाया है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, हम दोनों दोस्त हैं आपस में, हम दो एक पार्टीज हैं, कॉर्पोरेट है, एक कंपनी आपकी एक कंपनी मेरी है, हमने एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, दोनों में से कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा. बट हमें एक दूसरे पे इतना विश्वास है कि अगर मैं जीतूंगा तो तू मुझे पैसा दे देगा, अगर मैं हारूंगा तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, ये तेरे को विश्वास है. अब बीच में कोई सिक्योरिटी वगैरह रखवाने का कोई हमारा इंटेंशन नहीं है. मैंने बोला कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाते, हमें एक दूसरे पे विश्वास है. हमने बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए शर्त लगा ली. पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंटली अगर बात करें, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच आर रेगुलेटेड बाय सेबी, which are regulated by some party like futures, options.
अब वहां क्या होता है कि बीच में एक पार्टी रेगुलेट कर रही है, तो इसीलिए क्या होता है वहां पर हमें कुछ एज अ मार्जिन मनी पे करना पड़ता है, सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है बीच की इंटरमीडिएट को, ब्रोकर को, ताकि हम भाग ना जाएं, ब्रोकर को लगे कि यार हम भागे ना, ताकि तो हमें एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर, जिन्होंने डेरिवेटिव को बहुत करीब से देखा होगा, बहुत करीब से उसकी ट्रेडिंग वगैरह की होगी, तो लोग बोलते हैं सर डेरिवेटिव में तो सर अनाप शनाप पैसा लगता है, लॉसेस भी अनाप शनाप होते हैं, आप कैसे बोल सकते हो कि लो इन्वेस्टमेंट होता है? तो इन्वेस्टमेंट लो परसेंटेज के सेंस में बोल रहा हूं। लाइक अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने अनियन के प्राइजेस पर और वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है, लाइक हमने हजारों कुंटल के ऊपर अनियन के ऊपर शर्त लगाई है, हजारों क्विंटल के ऊपर जीतने हारने की, तो मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ का बन गया, तो उसका 2%, 3%, 5% हम एज अ मार्जिन मनी डिपॉजिट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। अब जैसे मान लीजिए एनएससी चल रहा है 12,000 13,000 पे, वॉट एवर, अभी मैंने आपको बोला जैसे कि मुझे शेयर मार्केट की सच नॉलेज है नहीं, तो मैं ऐसे ही फिगर ले रहा हूं कि एनएससी फॉर एग्जांपल चल रहा है 13,000 पर। अब मुझे एनएससी के ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, मतलब लाइक मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 1 महीने बाद एनएससी और बढ़ेगा। आप बोल रहे हो नहीं सर कोरोना के चक्कर में मार्केट की हालत खराब चल रही है, एनएससी गिरेगा। मैंने बोला ठीक है करते हैं, बीच में एक पार्टी को रखा हमने, ब्रोकर को, ब्रोकर ने आपसे और मेरे से 10% उस कॉन्ट्रैक्ट की हमसे वैल्यू ली। अब एनएससी कितना है 13,000, तो हमने बोला 13, मान लो 13,000 एक यूनिट हुआ, तो हमने बोला हम 100 यूनिट पे पैसा लगाएंगे, तो 13,000 इंटू 100 मतलब ये कितना हो गया 13 लाख, तो 13 लाख का 10%, दैट मींस 1,30,000 मैं जमा करूंगा ब्रोकर को, 1,30,000 आप जमा करोगे, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक सिक्योर बना रहे। राइट, अंडरस्टूड और नॉट? सो टेक्निकली डेरिवेटिव एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर आपको पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो अंडरलाइन पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको उस अंडरलाइन के फिजिकल डिलीवरी की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा होता है? डेरिवेटिव में हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम क्यों दिखाते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत ही लो क्यों होता है? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो सेटलमेंट होगा वो विदाउट फिजिकल डिलीवरी होता है, सेटलमेंट विथ फिजिकल डिलीवरी नहीं होता है। अब क्योंकि विदाउट फिजिकल डिलीवरी होता है तो इसीलिए नेट सेटलमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 13,000 का मैंने बोला एनएससी चल रहा है, कल को 13,500 हो गया, तो मुझे 13,500 नहीं मिलेंगे, मुझे 500 रुपए बीच का अमाउंट मिलेगा, नेट कैश सेटलमेंट होता है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का कुछ परसेंटेज ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड हेंस वी कॉल इट एज लो इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव समझ में आया। मैं जानबूझ के एक लाइव चैट को इनेबल कर रहा हूं, आपसे डाउट नहीं पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ आपका फीडबैक लेना चाह रहा हूं कि क्या जो मैंने आपको ये समझाया वो आपको समझ में आया, और क्या जो ये स्पीड में चला रहा हूं, आपने शायद देख लिया होगा कि मेरी स्पीड स्लो है अभी, तो आपको क्या ये स्पीड ठीक लग रही है कि मुझे फास्ट करना चाहिए, और आपको समझ में कितना अच्छे से आया वो मुझे बताइए। मैं डाउट नहीं पूछूंगा अभी, जस्ट वांट टू चेक कि क्या मैं सही स्पीड पे चल रहा हूं कि नहीं। और दूसरा, वाकई में आपको ये पॉइंट डेरिवेटिव समझ में आया कि नहीं, स्पेशली वो बच्चे जिनको खौफ होता है डेरिवेटिव से। सर थोड़ा फास्ट, ओके। लिटिल बिट फास्ट कर दो, ओके। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्पीड इज परफेक्ट, कंटिन्यू विद द सेम, 100% क्लियर। सर आ गया समझ में, ऑल द फर्स्ट टाइम बट समझ गए। ऑल द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छा, समझ तो बहुत अच्छे से आया, बट थोड़ी और स्पीड चलेगी, ओके। परफेक्ट स्पीड, नाइसली, मैं समझ गया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्पीड ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हल्की सी स्पीड बढ़ाओ, मतलब मुझे लगता है शायद सेम स्पीड पे रखना सही है, बेटर होगा। मैं सेम स्पीड पे रख रहा हूं, फिर भले थोड़ा सा सेशन बड़ा हो जाए। ओके, सो नाउ इतना तो समझ में आ गया कि डेरिवेटिव क्या है, और ये डेरिवेटिव की अपनी खुद की पहचान कुछ नहीं होती। डेरिवेटिव इज टोटली बेस्ड ऑन सम अंडरलाइन। Now, if you want to ask me, sir, अंडरलाइन कौन कौन सी होती है, तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल तो दिए। इन रियल लाइफ अंडरलाइन कैन बी एनीथिंग,
एनीथिंग, देयर कैन बी थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स, मिलियंस, बिलियंस ऑफ अंडरलाइन, कुछ भी हो सकता है अंडरलाइन, एनीथिंग। ये कोरोना कब खत्म होगा, ये वैक्सीन कब आएगी, दिस इज ऑल्सो कैन बी द अंडरलाइन। बट द प्रॉब्लम इज इन आवर country only 3 to 4 transactions are being legalized, all other transactions are treated as illegal transactions in respect of derivative. Like मैं आपको बोलूं कि मुझे क्रिकेट पे सट्टा लगाना है, it is illegal. मैं आपको बोलूं कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है डेरिवेटिव के थ्रू विदाउट फिजिकल डिलीवरी, इट इज लीगल. मुझे गोल्ड पे लगाना है, इट इज समहाउ लीगल थ्रू एमसीएक्स. मुझे कमोडिटीज, कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज पे लगाना है, इट इज समहाउ लीगल थ्रू एमसीएक्स. लीगल तब होगा जब मैं एमसीएक्स के थ्रू लगाऊंगा, बट मैं बिना उनके लगाऊंगा तो वो इलीगल भी हो सकता है ना. उसका कोर्ट में कोई वैलिडिटी नहीं है कल को अगर मुझे केस करना हो तो. अंडरस्टूड और नॉट? तो इन आवर कंट्री ओनली फ्यू अंडरलाइंग्स आर लीगलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल अदर आर इलीगलाइज्ड. बट मेरा ये बोलने का है कि कहीं ना कहीं अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी. कल मैं आपकी क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा सॉरी, कल मैं आपकी क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा, इस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो आपस में चैट में बैठ के या टेलीग्राम पे कि बताओ सट्टा लगाते हैं कल जय सर क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे. आप लगा सकते हो इस पे सर, डेरिवेटिव खेल सकते हो कि बताओ जय सर चार्ट रिवीजन लेक्चर्स को पब्लिक करेंगे कि नहीं करेंगे. ये भी आपका डेरिवेटिव खेल सकते हो. आपने मेरे ऊपर लगा दिया, मतलब मेरे लेक्चर्स विल बिकम द अंडरलाइन, एनीथिंग. एनीवेज मुझे लगता है अब इसको आगे बढ़ते. बेसिक रूल, यस, अंडरलाइन का बेसिक रूल क्या है? पहली बात तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसके रिकॉग्निशन पढ़ना है, मतलब डेरिवेटिव को रिकॉर्ड कैसे करते हैं और डेरिवेटिव को मेजर कैसे करते हैं. डेरिवेटिव्स आर रिकॉग्नाइज्ड एट बैलेंस शीट डेट. यस, जैसे हम अदर असेट्स और लाइबिलिटीज की बात करते हैं ऊपर वाले केसेस में, स्क्रीन कहां गई मेरी यार, हाँ, जैसे अपन अदर केसेस में बात करते हैं तो अपन वहां बात करते थे एएमसी, एफईटीपीएल, एफईटीओसीआई, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. यहां पर बेसिकली डेरिवेटिव आपका बैलेंस शीट डेट पे ही रिकॉर्ड होगा. बैलेंस शीट डेट से पहले रिकॉर्ड जनरली होता ही नहीं है. जनरली जो डेरिवेटिव की मेन अकाउंटिंग स्टार्ट होगी ना वो बैलेंस शीट डेट पर होगी. कैसे होगी आगे बढ़े अपन समझेंगे. मेजरमेंट, डेरिवेटिव को मेजर कैसे करना होता है वो तो सिंपल है, फेयर वैल्यू. मैंने आपको पहले भी समझाया कि डेरिवेटिव किस कैटेगरी में आते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, तो रिकॉग्निशन उसका बैलेंस शीट डेट पर होगा और मेजरमेंट उसका फेयर वैल्यू पे होगा. सर रिकॉग्निशन उसका बैलेंस शीट डेट पर होगा तो कैसे होगा? बेसिकली आपको यहां पर यह सोचना है कि बैलेंस शीट डेट पर आप फेवरेबल पोजीशन पे खड़े हो कि अनफेवरेबल पोजीशन पे खड़े हो. जो भी अंडरलाइन को देखकर आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको यह चेक करना है कि बैलेंस शीट डेट पर आप फेवरेबल पोजीशन पर खड़े हो कि अनफेवरेबल पोजीशन पर खड़े हो. इफ यू आर इन फेवरेबल पोजीशन दैट मींस कि आपको कुछ रिकवर होने वाला है, आपको कुछ गेन होने वाला है. देन रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव एट फेयर वैल्यू. और अगर बैलेंस शीट डेट पे यू रियलाइज कि आपको कुछ पे करने वाले हो, आपको लॉसेस हो रहे हैं, दैट मींस रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल लायबिलिटी. एंड बोथ आर टू बी रिकॉग्नाइज थ्रू एफवीटीपीएल, प्रॉफिट एंड लॉस. तो यहां अपन बोलेंगे चेक योर स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, फेवरेबल और अनफेवरेबल. ठीक है, अगर फेवरेबल है तो फाइनेंशियल एसेट, अगर अनफेवरेबल है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी. ठीक है. मेजरमेंट, डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. ठीक है, फेयर वैल्यू कैसे आएगी वो देखते हैं. नाउ नंबर 1, we are going to talk about futures and forwards. सर ये फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? अब कुछ डेरिवेटिव के अलग अलग टाइप के नाम लूंगा मैं. एक होता है फ्यूचर्स.
दूसरा होता है फॉरवर्ड्स, तीसरा होता है ऑप्शंस। हम सिर्फ और सिर्फ ये तीनों की बातें करेंगे। एसएफएम में तो आपने पढ़ा ही होगा। जब मैं लाइव क्लास है बच्चों से, अभी तो लाइव मतलब फेस टू फेस क्लास, अभी तो मेरे सामने आप बच्चे हैं नहीं, तो जब मेरे सामने बच्चे होते हैं ना तो मैं उनसे पूछता हूँ बेटा एसएफएम में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पढ़ा है, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाता है कि उनको डेरिवेटिव का चैप्टर अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है। और मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस कहता है 60% स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव सब टॉपिक एसएफएम का कुछ अच्छा नहीं लगता है और 40% को अच्छा लगता है। मतलब ज्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं उसको अगर अपने से कोरिलेट करूं तो मैं भी जानता हूं कि जब मैं खुद पढ़ता था तो मुझे भी नहीं समझ में आता था। पर सच्ची मुच्ची बताऊं, जब मैंने उसकी अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की, मैंने जब इसकी आईएफआरएस की क्लासेस जब ली थी, मैंने आईएफआरएस डिप्लोमा की मैंने क्लासेस ली थी, मैंने जब पढ़ाई की थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार डेरिवेटिव की अकाउंटिंग समझने के बाद जब आप इसका एसएफएम पढ़ते हो तो आपको बहुत मजा आता है। एनीवेज, फ्यूचर्स, हम फ्यूचर्स को लेकर किस रिस्पेक्ट में बात करेंगे? हम फ्यूचर्स को लेकर किस रिस्पेक्ट में बात करेंगे? हम फ्यूचर्स शेयर्स को लेकर भी बात कर सकते हैं, होल मार्केट को लेकर भी बात कर सकते हैं, एनएससी, ये हमारे अंडरलाइन है। किस चीज का फ्यूचर्स? शेयर्स का, होल मार्केट, करेंसी को लेकर भी हो सकता है, डॉलर का रेट कितना बढ़ेगा गिरेगा, या यूरो, पाउंड, इंडियन करेंसी वगैरह वगैरह। तो हम फ्यूचर्स में इन सब की बात कर सकते हैं, ठीक है, और ये सब वैलिड होते हैं। फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में कोई अंतर नहीं होता। आप बोल रहे हो सर क्या बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं हाँ बिल्कुल, अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। फ्यूचर्स और फॉरवर्ड में सिर्फ एक अंतर यह है, फ्यूचर्स आर एक्चुअली रेगुलेटेड, दे आर लीगलाइज्ड। फ्यूचर्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी और एनी पर्टिकुलर अथॉरिटी, जबकि फॉरवर्ड्स आर नॉट एट ऑल रेगुलेटेड, दे आर ओटीसी, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फॉरवर्ड्स आर ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्यूचर्स आर रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। सिर्फ ये है। ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क ज्यादा होती है क्योंकि कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो कल को तुम भाग गए, मैं भाग जाऊं, पैसा डूब जाएगा, ऐसा। फॉरवर्ड किसी भी चीज का हो सकता है क्योंकि वैसे भी रेगुलेटेड तो है नहीं, तू सट्टा लगा ले, कुछ भी लगा ले, इलीगल हो, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पर हम बातें करेंगे सिर्फ लीगलिटी की। तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स एक ही चीज है। अब फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स में होता क्या है? देयर आर टू पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। आई होप आपको ये सब पता हो। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब आई विल बाय, मैं खरीदूंगा। मैं इसको चेंज करके बोल सकता हूं मैं खरीदना चाहता हूं क्योंकि मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, तो और तू मुझे कम प्राइस पे दे रहा है। समझना, तू मुझसे ही क्यों परचेस करना चाहता है? क्योंकि मार्केट में महंगा मिल रहा है। मैं तेरे से खरीदूंगा क्योंकि मुझे हक है, मैं तेरे से खरीदने का हक है। लॉन्ग पोजीशन, मैं तेरे से खरीदूंगा। शॉर्ट पोजीशन, आई विल सेल। सर क्या बाय क्या सेल? अंडरलाइन, आई विल सेल, मैं बेचूंगा, तुझे बेचूंगा क्योंकि मार्केट में रेट कम है और मैं तुझे बेचूंगा तो ज्यादा में बेचूंगा। सिंपली बात है। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर दो पोजीशन होती है। एक होती है लॉन्ग पोजीशन, मैं खरीदूंगा, क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस ज्यादा है, प्राइस विल राइज, मार्केट का प्राइस बढ़ेगा और तूने मुझे अधिकार दिया है खरीदने का कम प्राइस पे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भाई ऐसा है कि ये जो फोन है ना, इस फोन की ना बुकिंग करवा लो, अमेजॉन पे जाके 1000 रुपए देने पड़ेंगे, बुकिंग करवा लो। कल को अगर ये भी हो सकता है कि कल को प्राइस बढ़ भी जाए, गिर भी जाए। अगर कल को प्राइस बढ़ गया, तूने अगर बुकिंग करवा ली होगी, मैं तेरे को घटे हुए प्राइस पर, आज के रेट पर तेरे को पेमेंट तेरे को मैं दे दूंगा ये फोन। तो सोचो, तूने ये बुकिंग करवाई, मतलब तूने एक तरीके से मेरे साथ एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सर आई विल बाय फ्रॉम यू ओनली बिकॉज फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा मेरे को लगता है।
मतलब तेरा अंदाजा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा मार्केट में और तू मुझसे ये खरीदेगा सस्ते में। तो मान लो ये फोन है, एक मान लो कोई भी आईफोन आया, वन प्लस आया, कुछ भी आया, मान लो वो लॉन्च हुआ 1 लाख रुपए पर। अब मैंने बोला कि तुम 5,000 रुपए का मुझे डिपॉजिट करो और तुम फोन कभी भी परचेज कर लेना 1 लाख रुपए पर अगर आगे चल के इसकी वैल्यू बढ़ गई, 1 लाख से ज्यादा हो गई और तुमने मुझे बुकिंग नहीं की, तो तुम्हें बढ़े हुए रेट पर लेना पड़ेगा। अब हुआ क्या, तुमने बुकिंग कर ली, मतलब तुमने एक मेरे साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्या हुआ, मार्केट में सही में सच्ची मुच्ची 1 लाख से 1,10,000 वैल्यू हो गई, पर मैंने तुम्हें ये फोन कितने का दिया, 1 लाख रुपए में दिया। मैंने तुम्हें फोन दिया 1 लाख का, तुमने मुझे 5,000 दे दिए थे, 95 तुमने मुझे और दे दिए। हालांकि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी हो रही है फोन की, यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, फोन। यहीं पर मैं आपको बोलूं कि बेटा फिजिकल डिलीवरी नहीं करेंगे फोन की। आपने बोला ठीक है सर। तो क्या हुआ, आपने बोला कि सर मैंने वो 5,000 रुपए आपको दे दिए थे एज अ सिक्योरिटी, तो आज फोन की वैल्यू हो चुकी है 1,10,000, जबकि मैंने 1 लाख रुपए में फोन बुक कर लिया था। मैंने बोला हाँ यार, तो सर एक काम करिए, मुझे तो ना, मेरे को तो 10,000 का फायदा हो गया, मतलब जो फोन मैंने 1 लाख में बुक किया था अब वो 1,10,000 का हो गया। इसका मतलब सर बीच का 10,000 फायदा हो गया। सर आप तो मुझे 10,000 रुपए दे दो और जो मैंने आपको 15,000 जमा किए थे वो भी रिफंड कर दो। मतलब मैं आपको वापस कितने करूंगा, 15,000, जिसमें से 5,000 आपके ही थे और 10,000 आपने आप उससे प्रॉफिट कमा लिया। आई बात समझ में कि नहीं? मैंने आपको फोन की डिलीवरी नहीं दी, मैंने आपको बीच का डिफरेंस अमाउंट दे दिया। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? आपको पता था कि फोन की फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाएगी, आप मुझसे डिफरेंस अमाउंट चार्ज कर लोगे। यहीं पे अगर फोन की वैल्यू कम हो जाती, 90,000 हो जाती, तो भी आप मुझे बोल रहे हो सर मुझे तो ना फोन नहीं चाहिए, एक काम करो मुझसे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, बात खत्म। मैंने आपको 5,000 दे ही दिए, 5,000 और ले लो, बस बात खत्म। मुझे फोन नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है इतने ज्यादा। समझ में आया कि नहीं? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती है। एक पार्टी कहती है कि प्राइस बढ़ेगा क्योंकि वो पार्टी मानती है कि वो समझदार है, दूसरी पार्टी बोलती है कि प्राइस घटेगा क्योंकि वो मानती है कि वो समझदार है। पक्की बात है, दोनों में से एक समझदार है, एक बेवकूफ है। आई बात समझ में कि नहीं? एक जीतेगा एक हारेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप दोनों में से कोई एक पोजीशन ले सकते हो, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन। अच्छा, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया या शॉर्ट पोजीशन लिया, आपको चेक करना है कि आप फेवरेबल पोजीशन पे हो कि अनफेवरेबल पोजीशन। अगर फेवरेबल पोजीशन पे हो तो रिकॉग्नाइज द डेरिवेटिव असेट एज ऑन बैलेंस शीट डेट एट एफवीटीपीएल। यहां मुझे लिखना चाहिए कायदे से कि किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहां लिख लीजिए बाय द गेन अमाउंट और डिफरेंस अमाउंट। मतलब यह है कि मैंने बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा, 13,000 से 15,000 तक जाएगा, मैं ना लॉन्ग पोजीशन खेल रहा हूं। बैलेंस शीट डेट आ गई, अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी तक वो एक्सपायर डेट नहीं हुआ, अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ। बैलेंस शीट डेट पर मार्केट 13,500 जा चुका है। मैंने 13,000 पे शर्त लगाई थी कि ऊपर जाएगा, अभी तक 13,500 हो चुका है, तो मतलब 500 रुपए बढ़ चुका है। मैं क्या करूंगा, मैं गेन अमाउंट, मतलब जितना मुझे अभी तक गेन हो चुका है 500 रुपए का, हालांकि वो अनरियलाइज है, मैं उतने से एंट्री पास करूंगा, एंट्री करूंगा डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन, और ये फेयर वैल्यू गेन कहां जाएगा, P&L में 500 रुपए। आई बात समझ में कि नहीं? जिसने इसका उल्टा किया होगा, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीदा होगा जिसने, वो नुकसान पे चला गया, क्योंकि मैं लॉन्ग खरीदा है, मैं फायदे पे हूं, किसी ने शॉर्ट खरीदा होगा वो नुकसान पे होगा, तो वो इसका जस्ट उल्टा एंट्री पास करेगा, फेयर वैल्यू लॉस अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। और अनफेवरेबल वाला यही है, रिकॉग्नाइज डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी एज ऑन बैलेंस शीट डेट एट एफवीटीपीएल। समझ में आया? सो बेसिकली बाय द वैल्यू ऑफ गेन और लॉस वी बुक द अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। फिर जब सेटलमेंट डेट आती है उस टाइम पे फिर से चेक करते हैं कि गेन है कि लॉस। अब आपका और गेन है तो और असेट को बढ़ा दो, फिर पैसे ले लो, लॉस हो गया तो असेट को कम कर दो, बाकी पैसे ले लो, दैट डिपेंड्स। लॉस ही हो तो पेमेंट कर दो, डिपेंड करता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अंडरलाइन कौन सी है, उसके ऊपर हम फेवरेबल पोजीशन पे कि अनफेवरेबल। मैं तो बोलता हूं ये चेक भी मत करो, ना लॉन्ग पोजीशन ना शॉर्ट। आपको क्या मतलब, आप तो बस चेक करो कि फेवरेबल पोजीशन है कि अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल पोजीशन है तो अपनी बुक्स में असेट क्रिएट कर लो बुक्स में, अगर अनफेवरेबल है तो असेट मत क्रिएट करो। अब पहले के जमाने में क्या होता था, जब ये अकाउंटिंग मैंडेटरी नहीं थी, तो बेसिकली होता कुछ नहीं था। जब ये अकाउंटिंग मैंडेटरी नहीं थी ना, तो बैलेंस शीट डेट पर हम कुछ करते ही नहीं थे साला।
क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, स्टार्टिंग में जो मार्जिन मनी पे किया वो तो हम आज भी मार्जिन मनी की एंट्री कर लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। बैलेंस शीट डेट पर हम पहले कुछ करते ही नहीं थे, तो इससे ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखती नहीं थी कि यार हमारे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, जबकि डेरिवेटिव भी तो हमारा इन्वेस्टमेंट है। हम प्रॉफिट पोजीशन पर कि लॉस पोजीशन हमने उसको अपनी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट किया ही नहीं। बस ये अकाउंटिंग डेरिवेटिव की ये कहना चाह रही है कि बैलेंस शीट डेट पे तो रिफ्लेक्ट कर ले नालायक कि तू गेन पे खड़ा है कि लॉस पे, भले वो अनरियलाइज हो। समझ में आएगी नहीं। और डेरिवेटिव हमेशा एफपीटीपीएल क्यों होता है, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं, जो एटलीस्ट लीगलाइज वाले, जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स वाले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं लाइव चैट को इनेबल कर रहा हूं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा रे? टेल मी गाइस, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। श्वेतांग, एक्चुअली आई गैप में, इंडियन गैप में उसका गाइडेंस नोट ऑन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लगता है, तो वहां पर भी मैंडेटरी है अब। पूर्णिमा, मैंने ये नहीं बोला कि अनफेवरेबल पोजीशन हो तो रिकॉर्ड मत करो, मैंने लिखा है अनफेवरेबल पोजीशन हो तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करो भैया। मैंने झूठ मत बोलो ना, मैंने कोई झूठ बोला। अनफेवरेबल पोजीशन होगी तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। चाहो तो अदर बच्चों से पूछ लो। What will be the entry for initial margin money deposit? एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना हो तो तुम क्या एंट्री करोगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक, वैसी एंट्री होगी। लकी सर, फेवरेबल है या अनफेवरेबल, कौन से पैरामीटर्स पर? नालायक लोग, पैरामीटर क्या, सिंपल है। आप फेवरेबल है मतलब गेन पोजीशन, आप आज अच्छी पोजीशन पे हो। आपने बोला कि यार अनियन के प्राइसेस बढ़ेंगे, मैं उस पर शर्त लगा रहा हूं। मैंने बोला नहीं, अनियन के प्राइसेस गिरेंगे। बैलेंस शीट डेट, और हमने बोला कि ये हम डेट चेक करेंगे आगे चल के 2 महीने बाद, पर बीच में बैलेंस शीट डेट आ गई। बैलेंस शीट डेट पर हमने देखा, फिलहाल ऐसे ही देखा तो अनियन के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, मतलब आप आज फेवरेबल पोजीशन पे हो, तो जितने से बढ़े हुए हैं उतना डिफरेंस से आप असेट क्रिएट करोगे, मैं उतने डिफरेंस से लायबिलिटी क्रिएट करूंगा। तो इसमें पैरामीटर क्या है? क्या फालतू इतना सोच रहे हो? पैरामीटर मतलब सिंपली गेन और लॉस। सर, सपोज इन बैलेंस शीट डेट वी आर इन फेवरेबल पोजीशन, वी बुक गेन एंड रूटेड टू P&L, बट अगर सेटलमेंट पे काफी लॉस आएगा तो अगेन वी बुक लॉस, सो समवेयर P&L अकाउंट में अफेक्ट हो। यस, अफेक्ट तो होगा। बैलेंस शीट डेट पर आपने प्रॉफिट बुक किया, बट सेटलमेंट डेट पर आते आते आप लॉस में आ गए, तो आप अल्टीमेटली रिवर्स कर लोगे और P&L अगले साल के P&L में आपका लॉस दिखेगा, वो तो होगा ही होगा डेफिनेटली। सर, फेवरेबल पोजीशन कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। कुणाल चौधरी, पहली बात तो अपने मैसेज को रिपीट मत करो, मैंने मैसेज पढ़ लिया है। दूसरी बात, कुणाल चौधरी फाइनल में ही हो गया। आप कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को कितनी सारी चीजें वायलेट करती है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पर हम उसके बाद भी उनकी अकाउंटिंग करते हैं। तो ये डाउट आपका फाउंडेशन वाले बच्चे के जैसा डाउट है। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। डेप्रिसिएशन लगाते हो SLM बेसिस पर, फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। माइनस रेसिडुअल वैल्यू क्यों करते हो? तुम्हें क्या पता है कि रेसिडुअल वैल्यू तुम्हें मिलके रहेगी? तुम एस्टीमेट लगाते हो कि यार 10 लाख की एसेट है, 1 लाख रुपए तो मिलेगी, इसका मतलब मुझे 9 लाख का डेप्रिसिएशन लगाना है। किसने तुम्हें गारंटी दिया कि तुम्हें 1 लाख मिलेगी 10 साल बाद, 20 साल बाद? 1 लाख रुपए तुमने रेसिडुअल वैल्यू फिर भी माइनस की, वो भी तो तुम्हारा वायलेट कर रहा है कंजर्वेटिव को। तुमने वो तो अपनी 11th क्लास 12th क्लास CA फाउंडेशन इंटर वाले टीचर से तो कभी पूछा नहीं। तो वायलेट वाली बातें मत करो,
ये वॉयलेट वाली बातों से अपन बहुत सारा आगे आ चुके हैं, है ना, वॉयलेट सी बातों से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हम सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, हम ये वाले बात सिली क्वेश्चंस ना करें अपने आप से। सो इन बिटवीन ऑफ ईयर डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस बुक की एंट्री होगी, सर यू गेव ट्रीटमेंट एज बैलेंस शीट, सो इन बिटवीन ऑफ ईयर डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस बुक की एंट्री, बेटा बैलेंस शीट डेट पर डेरिवेटिव को रिकॉग्नाइज करना है, फिर सेटलमेंट, जो बैलेंस शीट डेट के बाद जो सेटलमेंट डेट आएगा तब आपको फिर से चेक करना है कि आपका असेट लायबिलिटी का वैल्यू क्या पोजीशन दिखा रहा है, दैट्स इट। आपको एक बैलेंस शीट डेट देखनी है, एक सेटलमेंट डेट देखनी है। श्वेतांग, इज डेरिवेटिव रिकॉर्ड एट अदर देन बैलेंस शीट डेट इन एनी सिचुएशन? यस, अभी मैं आपको ऑप्शंस करवाऊंगा, ऑप्शंस में मैं आपको बताऊंगा कि हम इनिशियल डेट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अभी आऊंगा उस पर। सुदीप पांडे, सुमित मिश्रा, यस सेटलमेंट डेट पहले, हाँ सेटलमेंट डेट को आपको सबसे पहले गेन लॉस बुक करना है असेट लायबिलिटी को ऊपर नीचे करके, फिर फाइनली आपको बैंक की एंट्री पास करनी है, ऐसा कुछ करना है। बैलेंस शीट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे एंड गेन लॉस P&L में जाएगा। यस सर, यस यही किया है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मेरे ही कहे हुए शब्दों पर विश्वास नहीं है, फिर इसलिए रिपीट करवाते हो। डू वी कंसिडर स्वैप्स टू? स्वैप के रिगार्डिंग मैंने अभी इसमें चार्ट में शायद कुछ डाला नहीं है यार स्वैप के रिगार्डिंग, बट ठीक है मैं स्वैप के रिगार्डिंग आपसे बात कर लूंगा। अच्छा वो मुझे बता दिया, मैं अगली बार चार्ट में स्वैप भी डाल दूंगा। सर यहाँ ऑप्शन नहीं है कि ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग? भाग्येश, यहाँ पर सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग होती है सिर्फ, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। सर इंटर डाउट के लिए भी लाइव आईजी? हाँ सर आएंगे सर। चल इस डेरिवेटिव ऑलवेज रिकॉग्नाइज, तो मैंने बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट इंटर नो एंट्री, बैलेंस शीट डेट नेट इफेक्ट से एंट्री करना है, सेटलमेंट पर पहले गेन लॉस की एंट्री फिर क्लोजिंग एंट्री, इज इट? यस सुमित, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, सारे डाउट्स लगभग वैसे वो रिपीटेशन वाले डाउट्स हैं, सेम डाउट्स हैं। ओके तो आपको डेरिवेटिव फ्यूचर्स फॉरवर्ड समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे आइटम पर, सेकेंड आइटम ऑप्शंस। ऑप्शंस डिफरेंट है फ्यूचर्स और फॉरवर्ड से। फ्यूचर फॉरवर्ड में दो पोजीशन थी, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ऑप्शंस में दो पोजीशन होती है, कॉल पोजीशन, पुट पोजीशन। कॉल मतलब राइट टू बाय, तुम्हें अधिकार है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम मुझसे खरीद सकते हो, तुम मुझसे खरीद सकते हो 10 रुपए में, मार्केट में प्राइस जो भी चल रहा हो। अब बताओ मार्केट में अगर प्राइस 9 रुपए का चल रहा होगा तो तुम मुझसे खरीदोगे क्या? तुम पागल हो क्या? तुम मुझसे खरीदोगे? मार्केट में जाके खरीदोगे? मार्केट में प्राइस चल रहा है 12 रुपए का, मैंने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम मुझसे 10 रुपए में खरीद सकते हो, तुम मेरे पास जरूर आओगे। इसका मतलब ऑप्शन में तुम मेरे पास कब आओगे? जब तुम्हें फेवरेबल सिचुएशन दिख रही होगी, और जब तुम्हें फेवरेबल सिचुएशन नहीं दिख रही है, अनफेवरेबल सिचुएशन दिख रही है, तुम मेरे पास आओगे ही नहीं। अब मैं पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूं, तुम कौन, मैं कौन। मैंने अधिकार दिया, जो अधिकार देता है उसको बोलते हैं ऑप्शन सेलर। मैंने तुम्हें अधिकार दिया, मैंने तुम्हें सेल किया एक ऑप्शन, और जो जिसके पास अधिकार जाता है वो होता है ऑप्शन बायर, मतलब इन्वेस्टर। तुम हो गए इन्वेस्टर, मैं हो गया सेलर। मैं अपने आप को ऑप्शन राइटर भी बोल सकता हूं, और तुम अपने आप को ऑप्शन होल्डर भी बोल सकते हो। अब ऑप्शन होल्डर को मैंने पहला एक ऑप्शन दिया, कॉल ऑप्शन। तुम ये मोबाइल मुझसे 10,000 में खरीद सकते हो, ये मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दे दिया, खरीदने का ऑप्शन। अब बताओ ये मोबाइल 10,000 में कब खरीदोगे? जब मार्केट में 10,000 से महंगा होगा, 12,000 का होगा, तुम मेरे पास आओगे, तुम बोलोगे सर ये मोबाइल मैं आपसे परचेस करूंगा। मैं बोलूंगा फिजिकल डिलीवरी नहीं करते, नेट सेटलमेंट कर लेते, तभी तो ये डेरिवेटिव होगा। आपने बोला ठीक है, तो मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 12। तुम्हें खरीदने का ऑप्शन कितने में दिया मैंने? 10। तो तुम बोलोगे सर एक काम करो, मुझे 2,000 रुपए दे दो, क्योंकि मैं तो 2,000 की पोजीशन पे हूं। क्यों? क्योंकि सर मैं आपसे 10,000 में खरीदूं, फिर मैं मार्केट जाके बेचूं 12,000 में, हो सकता है आप ही खरीद लो मुझसे,
कुल मिला के मुझे तो 2000 का फायदा चाहिए, मैं आपसे 2000 ले रहा हूं, मैंने बोला लेके ले 2000, ठीक है। दूसरा, मार्केट में इस मोबाइल की वैल्यू हो गई 9000 रुपए, क्या तुम मेरे पास आओगे? नहीं आओगे, तुम मेरे पास आओगे ही नहीं, बात खत्म, ऑप्शन खत्म। मैंने ये वैलिडिटी दी थी तुम्हें 1 महीने की, 1 महीने के अंदर अंदर आना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं तो खत्म हो जाएगा। मार्केट में प्राइस सस्ता है, तुम मार्केट से जाके परचेस कर रहे हो, तो मेरे पास आ ही नहीं रहे हो। आया समझ में कि नहीं? तो मेरे पास आ ही नहीं रहे हो, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, बात खत्म। दूसरा, पुट ऑप्शन, मैंने तुम्हें बेचने का ऑप्शन दिया, मैंने तुम्हें बोला कि तुम अपना मोबाइल मुझे बेच दो, मोबाइल बेचो, शेयर बेचो, करेंसी बेचो। बेचने में ऑप्शन, मैंने तुम्हें बेचने का ऑप्शन दे दिया, मैंने तुम्हें बोला कि ठीक है तुम मुझे सेल कर सकते हो 10 रुपए में। अब बताओ तुम ये मुझे 10 रुपए में सेल कब करोगे? जब मार्केट में वैल्यू कम चल रही होगी, तभी तो सेल करोगे ना। अगर मार्केट में वैल्यू चल रही है 12 रुपए की, तो तुम मुझे क्यों सेल करोगे? मार्केट में जाके सेल करोगे ना यार। आई बात समझ में कि नहीं? तो तुम मुझे सेल कब करोगे? जब मार्केट में वैल्यू कम चल रही है और तुम जानते हो कि मैं तुमसे खरीद लूंगा, क्योंकि मैं तो ऑप्शन सेलर हूं, मैं तो ऑप्शन राइटर हूं, मेरे तो ऑब्लिगेशन है तुमसे खरीदने की। तुमने बोला सर मैं बेचूंगा भी नहीं, आप खरीदोगे, हम तो नेट सेटल कर लेते हैं। मैंने ठीक है ऐसा कर लेते हैं। अब मार्केट में रेट वैसे ही ज्यादा चल रहा है, तो तुम मेरे पास आओगे क्या बेचने? नहीं आओगे, ऑप्शन लैप्स। तो इसमें अपने आप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। इन्वेस्टर राइटर के पास तभी जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, पर सेटल करने तभी जाएगा जब इन्वेस्टर फेवरेबल पोजीशन पर है। पर अगर इन्वेस्टर फेवरेबल पोजीशन पे नहीं है तो ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। सर इसमें सेलर का क्या फायदा? सेलर का फायदा ये कि सेलर ने ऑप्शन देने के लिए इन्वेस्टर को उससे कुछ प्रीमियम लिया है। प्रीमियम, ये तुम ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब तुम मेरे को मक्खन लगाओ। वो जो कोई एक बच्चा मक्खन लगा रहा था, सर हम आपके लॉयल स्टूडेंट है। लॉयल हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, मेरे लिए सभी स्टूडेंट एक समान। अगर ऑप्शन चाहिए मुझसे खरीदने का या मुझे बेचने का, तो तुझे एक प्रीमियम का अमाउंट मुझे देना, मुझे एक फीस देनी पड़ेगी। फीस, मैं ये फ्री फोकट में ऑप्शन नहीं दूंगा। जो फीस तू मुझे देगा, तू हमेशा मुझे फीस देगा, मैं हमेशा तेरे से फीस रिसीव करूंगा। मतलब सेलर को हमेशा फीस मिलेगी और बायर हमेशा फीस पे करेगा। उस फीस को बोलते हैं प्रीमियम। अब तुम इसको इस तरीके से समझो, मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को कि ऑप्शन, डेरिवेटिव ऑप्शन इज एज गुड एज द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली तुम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या किसी इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करते हो? प्रीमियम। और वो कंपनी तुम्हारी क्या गारंटी लेती है? तुम्हारी लाइफ की गारंटी लेती है। लाइफ की नहीं, मतलब लाइफ अगर कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार को इतना पैसा मिल जाएगा, वो गारंटी देती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो भी तो एक ऑप्शन हुआ ना। कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे किसी एसेट को कुछ नहीं हुआ, तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अगर हुआ तो हम पे करेंगे, हम कॉम्पनसेट करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? सो डेरिवेटिव ऑप्शन इज एज गुड एज द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? फिर से, अब ये जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर सेटलमेंट करने राइटर के पास कब जाएगा? जब इन्वेस्टर फेवरेबल पोजीशन पे होगा तभी। आई बात समझ में? और सेलर को सेटल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि उसने प्रीमियम लिया है। सर जो वो प्रीमियम ले रहा है, फीस ले रहा है, वो रिफंडेबल है क्या? नहीं, वो रिफंडेबल नहीं है, वो रिफंडेबल नहीं है। अब होगा क्या? पहले दिन तुम मुझे प्रीमियम पे कर रहे हो, ऑप्शन प्रीमियम पेड विल बी ट्रीटेड एज डेरिवेटिव एसेट। पता है तुम एंट्री क्या करोगे? तुम एंट्री करोगे पहले दिन इनिशियल रिकॉग्निशन, तुम एंट्री करोगे ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू बैंक, और मैं एज अ राइटर इसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन प्रीमियम लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी की तो नॉन रिफंडेबल है, फिर भी फॉर द टाइमिंग लाइबिलिटी, क्योंकि कल को अगर सामने वाले की सिचुएशन फेवरेबल हो गई तो मुझे उसको रीइंबर्स करना पड़ेगा। इसीलिए तो इन्वेस्टर जब प्रीमियम पे करता है तो एसेट बुक करता है, सेलर जब प्रीमियम रिसीव करता है तो लायबिलिटी बुक करता है। व्हेन सिचुएशन इज इन फेवर ऑफ बायर, मतलब इन्वेस्टर, अब होगा क्या? अब बैलेंस शीट डेट। अब पहली बार मैं बैलेंस शीट डेट पर चेक करूंगा कि सिचुएशन फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। अगर सिचुएशन फेवरेबल है, जैसे मान लो एक एग्जांपल से चलते हैं, एक एग्जांपल से चलते हैं। रिलायंस
का प्राइस चल रहा है मान लो 1500 रुपए शेयर, है ना। तुमने क्या किया, कॉल ऑप्शन परचेज्ड एट 50 रुपीज प्रीमियम। तुमने कॉल ऑप्शन परचेज किया 50 रुपए में। अब कॉल का मतलब क्या होता है, तुम्हें अधिकार है कि तुम मुझसे खरीद सकते हो। कॉल, राइट टू परचेज लिखा हुआ है, राइट टू बाय। तुम्हें कॉल ऑप्शन तुमने परचेज किया खरीदने का, रिलायंस का शेयर परचेज करने का। एक्चुअल में तुम खरीदोगे नहीं, तुम नेट सेटलमेंट करोगे। अब तुम मुझसे कब खरीदोगे, जब मार्केट में महंगा होगा, मतलब मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। तुमने ये कितने में खरीदा, 50 रुपीज में। अब आ जाओ, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर सबसे पहली एंट्री क्या करेगा, बायर एंट्री करेगा ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल एसेट टू बैंक 50 रुपए, और ये एंट्री क्या करेगा, बैंक 50 रुपए टू ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल लायबिलिटी 50 रुपए। अब बैलेंस शीट डेट पर मान लो शेयर प्राइस कितना हो गया, मान लो 1580 रुपए का हो गया। शेयर प्राइस कितना हो गया, 1580 रुपए का। तो बायर क्या बोलेगा, बल्ले 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 बल्ले, फायदा हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि मार्केट में प्राइस 1580 रुपए का हो गया और मैंने उसको अधिकार दिया है कि वो मुझसे 1500 में परचेज कर सकता है। तो वो बोलेगा मुझे परचेज थोड़ी करना है, मुझे तो नेट सेटलमेंट करना है, मतलब मुझे 80 रुपए का फायदा। उसको कितने का फायदा, 80 रुपए का। पर 80 रुपए में से वो, उसको मतलब मैं 80 रुपए दूंगा, उसने मुझे 50 रुपए दे दिए, मैं उसको 80 रुपए वापस कर सकता हूं, मतलब वो 30 रुपए के फायदे में। वो बोलेगा यार मैंने अपनी ऑप्शन प्रीमियम 50 रुपए पे ऑलरेडी बुक करके रखा है, एक काम करता हूं, इसी को असेट मान लेता हूं, ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट एक तरीके से 30 रुपए पे और बुक कर लेता हूं, टू फेयर वैल्यू गेन P&L 30 रुपीज। अब मेरा असेट कितना हो गया, 50 और 30 80 रुपीज। कुछ लोग, कुछ टीचर लोग गलत नहीं बताते, अलग तरीका बताते हैं कि बेटा एक काम करो, इस 50 रुपए को P&L में ले जाओ। अब बेटा यहां पर पूरे के पूरे 80 रुपए से असेट बुक कर लो। अब जब तुम 50 को P&L में ले जाओगे खर्चा और 80 रुपए को बुक करोगे असेट, तो वो भी तो P&L के थ्रू बुक करोगे 80 रुपए को, तो अल्टीमेटली तुम्हारे P&L में नेट इफेक्ट कितना आया, 30 रुपए का। तो बेटा इट डिपेंड्स, जैसा करना है वैसा कर सकते हो। समझ में आई बात। ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई फेयर वैल्यू लॉस टू ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल लायबिलिटी 30 रुपीज। अब मान लीजिए सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट पर शेयर हो गया 1565 रुपीज का। चलो कोई बात नहीं, आप 1580 तक उसको लेके आए थे, तो अब मेरा यहां पर 15 रुपए का नुकसान, तो यहां पर क्या बुक करूंगा, फेयर वैल्यू लॉस टू ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल एसेट 15 रुपए का नुकसान, और ये एंट्री क्या बुक करेगा, ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल लायबिलिटी 15 रुपए टू फेयर वैल्यू गेन 15 रुपए। अब ध्यान से देखिए, 50 डेबिट, 30 डेबिट 80 माइनस 15 क्रेडिट 65। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन प्रीमियम 65। मुझे 65 रुपीज मिल गए। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 50 रुपए। 50 रुपए इन्वेस्ट करके 65 रुपीज कमाया, 65 रुपीज मिला। 50 के इन्वेस्टमेंट पर मुझे 65 रुपीज वापस मिला। मैंने 15 रुपए कमाया, 15 डिवाइड बाय 50, 15 रुपए, 15 डिवाइड बाय 50, 30% इन्वेस्ट रिटर्न। भाई 30% रिटर्न कोई नहीं दे रहा आजकल, सोचो। सो डेरिवेटिव इतनी खतरनाक चीज है, टू बी वेरी फ्रैंक। कम इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा कमा सकते हो, पर अदर साइड ऑफ द कॉइन भी ये देखना पड़ेगा कि कम इन्वेस्टमेंट तो करके ठीक है अच्छा खासा कमा सकते हो, पर आप अच्छा खासा लॉस में भी जा सकते हो, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, और उसका भी वैसे ही होगा। थर्ड एंट्री क्या बताऊँ, फोर्थ एंट्री क्या बताऊँ, मैंने बताई थी, ऑप्शन प्रीमियम डेबिट टू बैंक हो जाएगा। सो गाइस ये है आपका ऑप्शन, सिंपल सी पॉइंट है, यहाँ पर कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। If situation is in favor of buyer, then above asset shall be increased through P&L. If situation is not in favor of seller, then above liability shall be increased through P&L. If situation is not in favor, then write off the above asset to the extent of that portion which is not realizable. If situation is in favor, then above liability is reversed to P&L to the extent of that portion which is not payable. Simple. मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल तरीका कुछ हो सकता है ऑप्शंस को समझने का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो आपको फिर भी यही बोलूंगा, अगेन जैसे मैंने आपको फ्यूचर ऑप्शन में फ्यूचर्स में बोला था कि लॉन्ग शॉर्ट मत देखो, यहाँ पर भी बोलूंगा कॉल पुट मत देखो, सिर्फ ये देखो क्या इन्वेस्टर अपनी फेवरेबल पोजीशन पर है तो ही वो सेलर के पास जाएगा सेटल करवाने। अगर वो फेवरेबल पोजीशन पे नहीं है तो वो अपनी ऑप्शन प्रीमियम असेट को रिवर्स करेगा, लॉस करेगा। सिंपली आई बात समझ में? क्लियर बेटा? अब यहां ये भी हो सकता है 1500 पर था, मैंने 50 रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, मतलब मेरा ब्रेक इवन कितना है 1550 रुपए। मैं चाहूंगा कि 1550 से ऊपर बढ़ जाए ताकि मेरा प्रीमियम भी निकल जाए। मान लो कल को वैल्यू 1580 नहीं थी, 1540 हो गई, तो भी मैं बोलूंगा चल ठीक है, मैंने प्रीमियम कितना पे किया था 50, आज 1540 हो गई, कम से कम 40 तो आज भी मिल सकते हैं, मतलब मैं 10 रुपए से राइट ऑफ कर दूंगा अपने ऑप्शन प्रीमियम 50 में से 10 रुपए राइट ऑफ कर दूंगा, मैं बोलूंगा 40 रुपए तो मुझे आज भी मिल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये होता है, दिस इज डेरिवेटिव। Sir, forward OTC contract done by bank FOR dollars is regulated by RBI. So, how it can be irregulated? See, guys, it can be irregulated when the bank is not involved, when the RBI is not involved, or when the bank is not involved. आपस में दो पार्टीज अगर उसको अगर कर रही हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को किसी करेंसी के लिए, तो वो फिर इररेगुलेटेड हो जाएगा। सर अनरियलाइज गेन एंड लॉस इज बुक्ड, सो सर इट्स टैक्स इम्पैक्ट। बेटा टैक्स इम्पैक्ट मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो, मतलब इसका इनकम टैक्स में क्या होगा, तो DTA बनेगा बेसिकली इसका टैक्स इम्पैक्ट अगर पूछना चाह रहे हो तो। अगर उसका टैक्स बेस कुछ और है तो जनरली हम नहीं बनाते क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होते हैं और हम मान के चलते हैं कि टैक्स बेस भी हम इसका सेम रखेंगे, इसीलिए। इस डेरिवेटिव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एज बैलेंस शीट, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। सर आई कांट से दिस इज रिवीजन क्लास, जिससे पहले भी नहीं पढ़ा वो पूरा समझ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर गोइंग इनटू डेप्थ इन द एफिशिएंट मैनर। थैंक यू बेटा, अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरह समझाया सर आपने। सर जनरली हु इज़ मोर बेनिफिशियल इन दिस ऑप्शन होल्डर और राइटर? आई कैन से एक्चुअली राइटर जो होता है वो ज़्यादा फेवरेबल पोजिशन पे होता है। In options, contract entered at 1500, balance sheet date 1400, then buyer will write off the asset, but what do seller fair value gain? Yes, निखिल सेठी, वो जो सेलर है वो अपनी लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर देगा और वो गेन बुक कर देगा। सेटलमेंट डेट पर हो सकता है वापस से पोजीशन उल्टी हो जाए, फिर वो अपनी एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। सर अगर ऑप्शन बायर कॉल एंड पुट दोनों ऑप्शन खरीदता है फॉर हेजिंग हिज लॉस, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? कुछ नहीं है, हेजिंग जब आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा,
फिलहाल ये समझो कि अगर मान लो फिलहाल हेजिंग नहीं, मतलब सिंपली अगर दो कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों की आप कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिविजुअली, एक की आप कॉल की अलग करो और पुट की अलग करो, आप दोनों की करो, करते रहो, अपने आप हेजिंग हो जाएगी सिंपली। सर ऑप्शन सेलर में आपने जो करेक्शन किया वो उल्टा होगा ना? नहीं, उल्टा नहीं होगा सर, सब समझ में आ गया डेरिवेटिव का। डोंट बिलीव इन लॉयल, सर डोंट बिलीव इन लॉयल्टी कट, डोंट बिलीव इन लॉयल्टी। ओके, चलो सभी लोग थैंक यू ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब डाउट नहीं है। एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, ये मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि डिटेल में समझाने के लिए मुझे एक्चुअली में इसकी पूरी क्लास लगती है। सच बताऊं तो मैंने अपने रेगुलर कोर्स में इसकी कम से कम 2-2.5 घंटे तो एम्बेडेड डेरिवेटिव पे ही बात की हुई है। हम ये ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसीलिए भी। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव कंपोनेंट्स, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था, तो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में क्या था, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी, एक इक्विटी। वैसे ही एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका मेजर पोर्शन तो डेरिवेटिव नहीं है, मतलब कोई उसमें डेरिवेटिव के गुण नहीं है, पर उसमें थोड़ा बहुत डेरिवेटिव के गुण दिखाई दे रहे हैं, डेरिवेटिव के फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। A contract which is actually a non-derivative contract, like it is not a contract which is based on some underlying, no, it is a simple contract to purchase some asset, a contract to purchase mobile, a contract to purchase laptop, a contract to purchase a building, simply. But in this whole contract some features are there according to which we can say that एक छोटा सा पोर्शन इस कॉन्ट्रैक्ट का एक डेरिवेटिव पार्ट दिखा सकता है। एक होता है नॉन डेरिवेटिव पार्ट, एक होता है डेरिवेटिव पार्ट। जो नॉन डेरिवेटिव पार्ट होता है इट इज कॉल्ड मेन कॉन्ट्रैक्ट और होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? डेरिवेटिव पार्ट इट इज कॉल्ड एम्बेडेड विद द होस्ट, एम्बेडेड मतलब वो चिपका हुआ है होस्ट के साथ। एग्जाम्पल आप बोलोगे, ऑब्वियसली पूछोगे, मैंने आपको बोला कि मैं आपको गुड्स सेल करूंगा 6 महीने बाद, आपने मुझे गुड्स का ऑर्डर दिया, मैं आपको गुड्स सेल करूंगा 6 मंथ्स बाद डॉलर्स में, मैं आपको गुड्स सेल करूंगा 6 महीने बाद डॉलर्स में। मैं इंडियन करेंसी में काम करता हूं, मैं इंडिया में बैठा हूं, पर मैं आपको डॉलर्स में बेचूंगा। नाउ इज दिस अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? नो। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी अग्रीज टू सेल द गुड्स to another party, it is not a derivative contract, it is a main contract. I will sell the goods, physical delivery, yes, it is a main contract. तो सर इसमें डेरिवेटिव कहां से आ गया? डेरिवेटिव आ सकता है, क्यों? क्योंकि मैं आपको सेल करूंगा डॉलर में। साला इसमें रिस्क है मेरे पास। क्या रिस्क है सर? मेरे पास रिस्क ये है कि मैं डॉलर में सेल करूंगा तो फ्यूचर में अगर डॉलर का रेट गिर गया तो मुझे नुकसान हो सकता है, डॉलर का रेट बढ़ गया तो मुझे फायदा हो सकता है। तो इसमें डॉलर के गिरने का रिस्क है। तो हो सकता है कि अगर इसमें डॉलर के रेट गिरने का रिस्क है तो कायदे से मुझे इस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मुझे इस पे फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए, मुझे इस पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेना चाहिए ताकि मैं अपना रिस्क को हैज कर लूं। और अल्टीमेटली मुझे इस ट्रांजैक्शन का हैज करना चाहिए। मैं कर नहीं रहा हूं पर मुझे हैज करना चाहिए क्योंकि यहां पर डॉलर का इन्वॉल्वमेंट है, करेंसी रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। तो टेक्निकली अगर मैं यहां पर हेजिंग करता हूं, भले मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, हेजिंग मुझे करना चाहिए, तो टेक्निकली यहां पर आ जाएगा डेरिवेटिव की एंट्री हो जाएगी। मतलब एक पूरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सिंपली मुझे गुड्स सेल करने आपको डॉलर में, पर क्योंकि डॉलर में सेल करना है तो वहां पर मेरा रिस्क इन्वॉल्व है। तो टेक्निकली यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक डेरिवेटिव पार्ट बना हुआ है जहां पर मैं चाहूं तो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एक फॉरवर्ड
करेंसी कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूं जहां पर मेरा रिस्क कवर हो जाएगा। तो ये हो गया एम्बेडेड डेरिवेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आई बात समझ में? व्हाट टू डू इफ होस्ट एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव्स आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब ये कि जब होस्ट और जो डेरिवेटिव पोर्शन है वो अगर एक दूसरे से अलग अलग नहीं देखे जा सकते, मतलब आप हमेशा उनको एज अ वन कॉन्ट्रैक्ट ही देखोगे, आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते हो, तो आप उनकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं करोगे। नो सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, इंटायर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अकाउंटेड एज पर द रिलेवेंट इंड एस। कोई डेरिवेटिव की अकाउंटिंग नहीं होगी, नॉर्मल अकाउंटिंग जैसे किसी इंडेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल होनी चाहिए वैसे होगी। बट इफ द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव एम्बेडेड डेरिवेटिव आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, मतलब उनको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे यहां पर सेल ऑफ गुड्स इज डिफरेंट एंड एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड करेंसी contract is very different. These two things are different. Even both parties are also different. So they are not closely related. Understood or not? In that case, आपको क्या करना है, अगर वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो आपको एम्बेडेड डेरिवेटिव के पोर्शन को हटा के उसकी सेपरेट अकाउंटिंग करनी है। नॉर्मल तो आप करते ही रहते हो। अब आप बोलोगे सर इसका एक एग्जाम्पल दे दो जहां पर वो क्लोजली रिलेटेड है। मैंने आपको बोला एक काम करो, मैंने आपको एक लोन दिया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मैंने आपको बोला कि आप मुझे ये लोन प्रीपे भी कर सकते हो, प्री पेमेंट कर सकते हो इसका। आप मुझे 10 साल बाद पे करोगे, बट आप इसका मुझे प्री पेमेंट भी करोगे। अगर आप प्री पेमेंट करोगे तो मैं आपसे पेनल्टी चार्ज करूंगा 1%। अब आपका अपना एक ERI होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने उस हिसाब से CCF निकाल के अपने लोन को बुक किया होगा प्रेजेंट वैल्यू पे। आप हर साल चेक करोगे कि यार प्रेजेंट मैं रीपे करूं कि नहीं करूं, आज मेरे लोन की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, रीपे करूंगा तो मुझे पूरे 10 लाख रीपे करने पड़ेंगे। आप हमेशा चेक करते चलोगे। यहां पर मैंने आपको बोला कि मैं अगर प्रीपे करने का एक ऑप्शन दे रहा हूं, आपसे मैं पेनल्टी चार्ज करूंगा, बट अगर आपने प्रीपे पेमेंट किया तो क्या यहां पर एक एम्बेडेड डेरिवेटिव दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्योंकि एक ऑप्शन दिया है मैंने आपको। पर क्या मैं इसको अलग करके देख सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग पार्टीज नहीं है, यहां पर पार्टी एक ही है। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसीलिए यहां पर कह सकते हैं कि क्लोजली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, तो उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए नॉर्मल अकाउंटिंग करो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग नहीं होगी। और अगर नॉट क्लोजली रिलेटेड है तो उसको फिर सेपरेट, डेरिवेटिव को सेपरेट अकाउंटिंग करो, सिंपली। नाउ लास्ट, बट मेरे को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, मेरे को पानी पीना है, मेरा बॉटल में पानी खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ पानी लेने। आई नीड 5 मिनट्स ब्रेक। आई नीड 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है?
यस। अब आते हैं लास्ट पोर्शन पे विच इज कॉल्ड हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग बच्चों हेज अकाउंटिंग में मतलब आई कैन अंडरस्टैंड वाई, बट इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। हेज अकाउंटिंग का सिर्फ आपको थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो बताया गया है। आई होप आगे आने वाले टाइम में शायद इंस्टीट्यूट इसके क्वेश्चंस लेके आए, बट एज मच आई नो, जो मेरा नॉलेज है, आने वाले 2-3 अटेम्प्ट तक शायद इंस्टीट्यूट इस पर कोई क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हेज अकाउंटिंग इज लाइक, ये अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है। इस पे टेक्निकली देखा जाए तो एक बुक बन सकती है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब ये इतना इसको समझने के बाद अप्लाई करना, मतलब बहुत ज़्यादा अलग ही चीज़ है ये। उतना एक्सपेक्टेड बच्चों से नहीं रहता है। हाँ, ये है कि एक बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो मैं आपको इस चार्ट में से एक रिवीजन पर्पस से मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि क्या क्या है। हालांकि मैं अपने रेगुलर कोर्स में और फास्ट ट्रैक कोर्स में और इवन बूस्टर कोर्स में भी, रेगुलर में तो ज़्यादा करवाता हूँ क्वेश्चंस, मैं हेज अकाउंटिंग के क्वेश्चंस भी करवाता हूँ अपनी रेगुलर कोर्स में। फास्ट ट्रैक में भी करवाता हूँ, बूस्टर में मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। यस, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, बट इंस्टीट्यूट ने वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हटा दिए हैं और दिए नहीं है। मैं अपने कुछ एग्जांपल्स भी करवाता हूँ। हेज, हम सब जब भी हेज का नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं कि रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना, जो कि बिल्कुल सही बात है। हेज अकाउंटिंग समझने के लिए आपको पहले ए और बी, ये दो चीज़ों का मतलब समझना पड़ेगा। हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेज्ड आइटम, सी आपको ये पता है कि हेजिंग क्यों करते, रिस्क होती है। अब मैं आपको बोलूं कि सर रिस्क किस में है, तो आप बोलोगे सर रिस्क मेरे को करेंसी में है, क्योंकि मुझे कुछ पैसा मिलने वाला है। पैसा मिलने वाला है मतलब रिसीवेबल, मतलब डेटर्स, मतलब फॉरेन डेटर्स। तो आपकी रिस्क किस में है, फॉरेन डेटर में छुपी हुई है। बोलोगे कि सर नहीं सर मुझे पे करना है, करेंसी में पे करना है, कोई दूसरी करेंसी पे करनी है, तो मैं बोलूंगा आपका रिस्क फॉरेन क्रेडिटर्स में है। कोई बोलेगा रिस्क, मैं बोला किसकी, आपकी रिस्क किस में है, तो आपने बोला सर मेरा रिस्क है शेयर मार्केट गिर ना जाए, तो मतलब दैट मीन्स आपको रिस्क लग रहा है एनएससी पे, मार्केट पे, सेंसेक्स पे, बीएससी पे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जो रिस्क है वो रिस्क किसके ऊपर है, उस चीज को बोलते हैं हेज्ड आइटम। हेज्ड आइटम मतलब किस चीज की रिस्क है। आपको किसी के आपके पास कोई असेट है क्या जिसकी वैल्यू डाउन हो सकती है, उसकी रिस्क है क्या। आपके पास कोई लाइबिलिटी है क्या, जैसे आपने कोई लोन लेके रखा है, फॉरेन करेंसी लोन लेके रखा है। अब आपने फॉरेन करेंसी लोन लेके रखा है तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको फॉरेन आपका रीपेमेंट बढ़ जाएगा, तो आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये आपकी रिस्क है क्या। फर्म कमिटमेंट, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है क्या कि आगे चल के आप गुड्स परचेज करोगे 50 रुपीज 80 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से, या आप आगे चल के गुड्स बेचोगे 75 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से। अब आपने कमिटमेंट कर लिया कि मैं तो गुड्स बेचूंगा 75 रुपीज पर डॉलर। अब आगे चल के अगर मान लो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, रिस्क है। फर्म कमिटमेंट मतलब एक कमिटमेंट कर लेना कि हाँ आगे अपन ये ट्रांजेक्शन करेंगे एग्रीड प्राइस पर, तो वो रिस्क है। हाईली प्रोबेबल फ्यूचर ट्रांजेक्शन,
अब आपका कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ, आप एक फ्यूचर में ट्रांजिशन करने वाले हो। मान लो आगे चल के मैं एक यूरोप की ट्रिप करने वाला हूं या मैं ब्रिटेन जाने वाला हूं, पर मुझे डर है कि पाउंड की वैल्यू ना बढ़ जाए। पाउंड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो मैं ट्रांजैक्शन करने वाला हूं, मतलब जो मैं ट्रिप करने वाला हूं, मेरे को वो महंगी पड़ेगी। बेसिकली रिस्क किस में है? किसी एग्जिस्टिंग असेट में है क्या आपके, किसी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी में है क्या, या कोई एसेट लायबिलिटी ना हो के कोई कमिटमेंट है क्या आपका खरीदने बेचने का, कोई ट्रांजैक्शन करने का, या कमिटमेंट ही नहीं है पर आपको पता है कि वो ट्रांजैक्शन मुझे करना ही है, मेरा किसी के साथ कमिटमेंट नहीं है, हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन है। तो रिस्क किस में है? जिस चीज में रिस्क है, जिसको मुझे बचाना है, जिसको मुझे सेव करना है रिस्क से, जिसमें मैं चाहता हूं कि मेरा नुकसान कम से कम हो, उस आइटम को बोलते हैं हेज्ड आइटम। अब बचाने के लिए मैं क्या करूं? बचाने के लिए मेरे पास कोई वेपन होना चाहिए। आई शुड हैव सम वेपन टू सेव दिस, सो दैट वेपन इज नोन एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। दैट वेपन इज नोन एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एंड दैट वेपन इज कॉल्ड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक वेपन जिसकी मदद से आप ऊपर वाली चीजों को बचाओगे, आप ऊपर वाली चीजों के रिस्क, नुकसान के रिस्क को कम करोगे। सो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ वेपन, इट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इट मे बी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी फॉरवर्ड, इट मे बी ऑप्शन। दैट मीन्स हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हो क्योंकि आपको इस आइटम को बचाना है। समझ में? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अक्वायर्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेज्ड आइटम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इट कैन बी ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स। अब हेज अकाउंटिंग करने के लिए, हेज अकाउंटिंग समझने के लिए, हेज अकाउंटिंग करने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कितने टाइप की हेज अकाउंटिंग होती है। पहली होती है कैश फ्लो हेज, दूसरी होती है फेयर वैल्यू हेज, तीसरा होता है हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। दिस मच इज समवॉट इंपॉर्टेंट एंड बाकी के दो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैश फ्लो हेज जहां पर आपको रिस्क है आपके कैश को लेकर, मतलब आपका कैश ज्यादा जाएगा या आपको कैश कम मिलेगा, उस चीज कर लेकर आपको थोड़ा सा रिस्क हो रहा है। कैश कम मिलेगा मतलब फॉरेन डेटर्स, फॉरेन लोन, मैंने लोन दे रखा है किसी को, मुझे कैश कम मिलेगा क्योंकि करेंसी का रेट गिर रहा है। क्रेडिटर्स, मेरा कैश जाएगा, ज्यादा जाएगा, मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? जनरली जो ये कैश फ्लो हेज होता है ये रिसीवेबल्स, पेबल्स, लोन्स एंड बोरोइंग्स के रिस्पेक्ट में होता है। जनरली किसके लिए होता है? रिसीवेबल्स, पेबल्स, लोन्स, बोरोइंग्स, ये आपका चार चीजों के रिस्पेक्ट में होता है। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? चार चीजों के रिस्पेक्ट में आपका ये कैश फ्लो हेज होता है। समझ गए? क्लियर? जहां आपका कैश का इन्वॉल्वमेंट है मतलब वो कैश फ्लो हेज। जहां आपका कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे मेरे पास एक शेयर रखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मुझे उसको बेचना नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा शेयर परचेज भी नहीं करने, पर मेरे को फिर भी डर लग रहा है यार इस शेयर की वैल्यू ना गिर जाए। या मेरे पास एक बिल्डिंग रखी है, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मेरे को डर लग रहा है अरे यार कोरोना आ गया, मेरे को बिल्डिंग्स की वैल्यू गिर गई है, उसके लिए मैं क्या ऐसा कुछ कर रहा हूं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं? बट मुझे उसमें अभी कुछ कैश ना मिलेगा, कैश ना मुझे उसको बिल्डिंग को बेचना है, ना मुझे उस बिल्डिंग को और खरीदना है, सिर्फ बिल्डिंग के वैल्यू गिरने का डर है। फेयर वैल्यू हेज, जहां पर कैश का इन्वॉल्वमेंट ना हो। और तीसरा तो बिल्कुल ही अलग है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कैश फ्लो हेज क्या बोलता है? कैश फ्लो हेज बोलता है कि देखो साहब आपके पास दो चीजें हैं, एक हेज्ड आइटम मतलब जिसमें आपको डर है, फॉर एग्जांपल डेटर्स, फॉरेन डेटर्स, आपको पैसा कम मिलेगा,
और फॉरेन डेटर्स को बचाने के लिए आपने करेंसी में फॉरवर्ड्स कर लिया, आपने फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है ना। तो एक है आपके पास हेज्ड आइटम और दूसरा है आपके पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेज्ड आइटम को बैलेंस शीट डेट पर रीवैल्यू करो इंड एस 21 लगा के, है ना, क्लोजिंग रेट लगा के, और जो भी डिफरेंस आए उसको ओसीआई में डाल दो। ये पहला पॉइंट, फेयर वैल्यू द हेज्ड आइटम थ्रू ओसीआई। फॉरेन डेटर्स को इंड एस 21 के अकॉर्डिंग आप क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करके जो भी डिफरेंस आएगा इस बार उसको पेंडल में मत डालो, उसको ओसीआई में डालो। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसमें वो तो आपका डेरिवेटिव है, बैलेंस शीट डेट पर आप उसकी फेवरेबल या अनफेवरेबल पोजीशन निकालो और उसको भी मेजर करो थ्रू ओसीआई। सर आपने तो बोला था कि डेरिवेटिव कभी ओसीआई के थ्रू जाता ही नहीं है, डेरिवेटिव हमेशा एफईटीपीएल होता है। यस, बट दिस इज द एक्सेप्शन अंडर हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग में क्योंकि डेरिवेटिव किसी हेजिंग के कारण किया गया है तो वो अब आप उसको मेजर करोगे थ्रू ओसीआई। अब हुआ क्या, स्टेप 1 जो भी डिफरेंस आया वो ओसीआई, स्टेप 2 जो भी डिफरेंस आया वो ओसीआई। डेफिनेटली स्टेप 1 में अगर गेन है तो स्टेप 2 में लॉस होगा, या वाइसा वर्सा। अगर स्टेप 1 में लॉस है तो स्टेप 2 में गेन होगा, क्योंकि सीधी बात है हेज आइटम फॉरेन डेटर्स को सेव करने के लिए मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, तो अगर मुझे यहां नुकसान हो रहा है तो उधर मुझे फायदा ही होगा। तो दोनों चीजें कहां चली गई, ओसीआई में चली गई, ठीक है। अब आपने अगर एक फॉरवर्ड रेट लेके रखा होगा, जैसे मान लो आपने एक फॉरवर्ड रेट ले लिया 70 रुपीज कि आपको 70 रुपीज में रियलाइज हो जाएगा, बैंक ने आपको रेट दे दिया 70 रुपीज, जबकि आपने ट्रांजेक्शन किया था 72 रुपीज पे। आप बोल रहे हो आपको फिर भी 2 रुपए का नुकसान हुआ एक्चुअली में। जो 2 रुपए का आपका एक्चुअल लॉस आ रहा है, उस 2 रुपए के एक्चुअल लॉस को आप डेफर एंड अमोर्टाइज करो ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको 4 महीने बाद पैसा मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, वॉट। तो जो फॉरवर्ड रेट आपको मिला है 70 रुपीज और आपने स्पॉट रेट पे बुक किया था 72, तो 2 रुपए का जो
हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है? मुझे टेलीग्राम पे मेरे को अपडेट मिल गया कि आपको वॉइस नहीं आ रही थी। मुझे बताओ आपने कहां तक समझा? ओके, वॉइस प्रॉब्लम थी, मैं समझ रहा हूं। ओके, मुझे टेलीग्राम पे लिख के बताइए कि आपने लास्ट कब तक सुना था? लास्ट कहां तक सुना था आपने? क्योंकि मैंने चैट तो इनेबल किया नहीं है। बाप रे, चलो कैश फ्लो पूरा ही समझा देता हूं फिर से। कैश फ्लो पॉइंट 2, ठीक है, मैं समझाता हूं फिर से, ठीक है। कैश फ्लो हेज, एक हाथ में आपके हेजिंग हेज्ड आइटम है, दूसरे हाथ में आपके हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों को आप रीमेजर करोगे। पहले को रीमेजर करोगे तो नुकसान होगा, दूसरे को रीमेजर करोगे तो फायदा होगा। वाइजा वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है, पहले को रीमेजर करोगे तो फायदा भी हो सकता है, दूसरे को नुकसान हो सकता है। दोनों को रीमेजर करोगे ओसीआई के थ्रू। जब आप ओसीआई के थ्रू रीमेजर करोगे तो उसका नाम आप दोगे अकाउंट का कैश फ्लो हेज रिजर्व। कैश फ्लो हेज रिजर्व, लाइक जब आप मान लो हेज्ड आइटम, मतलब मान लो फॉरेन डेटर्स को रीमेजर कर रहे हो और आपको वहां पर नुकसान हो रहा है, क्लोजिंग रेट पर रीमेजर कर रहे हो, तो आप एंट्री करोगे कैश फ्लो हेज रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरेन डेटर्स। और फिर आप स्टेप 2 में जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट आपने लिया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट का, उसको रीमेजर करोगे तो आपको गेन होगा, तो एंट्री करोगे डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व। अल्टीमेटली दोनों का गेन लॉस, एक का गेन एक का लॉस आपका कहां जाएगा? कैश फ्लो हेज रिजर्व में चला गया। चला गया। कैलकुलेट एक्चुअल लॉस, आपको पहले से ही आपका एक्चुअल लॉस पहले से ही पता होगा। कैसे? अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तो फॉरवर्ड रेट होगा आपके पास, फॉरवर्ड रेट को स्पॉट रेट से कंपेयर करोगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपका तो नुकसान फिक्स हो गया क्योंकि आपने तो हेजिंग करवा ली। तो वो जो आपका एक्चुअल लॉस है, वो एक्चुअल लॉस आप जो जानते हो, उस एक्चुअल लॉस को डेफर एंड अमोर्टाइज कर लो ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो आपको 4 महीने बाद पैसा मिलना है, 5 महीने बाद पैसा मिलना है, तो उस एक्चुअल लॉस को राइट ऑफ कर लो। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? ये वाली, P&L अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व। ये हो गई आपकी स्टेप 3। आपने अगर फॉरवर्ड में नहीं लगाया होगा, ऑप्शन में लगाया होगा, तो ऑप्शन में आपने प्रीमियम पे किया होगा, तो प्रीमियम आपका एक्चुअल लॉस है, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको राइट ऑफ कर लो इस तरीके से। आई बात समझ में? मतलब ऊपर के जो दो गेन और लॉस आ रहे हैं वो क्योंकि अनरियलाइज हैं, उन दोनों को डाल दिया ओसीआई में, और जो आपका एक्चुअल लॉस आ रहा है बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसको ओसीआई से निकाल के P&L में डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके, डेफर एंड अमोर्टाइज। लास्ट में क्या होगा? सेटलमेंट डेट पर आप हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और हेज्ड आइटम दोनों को सेटल कर लोगे, डेरिवेटिव भी सेटल हो जाएगा, डेटर्स भी सेटल हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो आपका कैश फ्लो हेज रिजर्व होगा वो निल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यस, 100% निल हो जाएगा, राइट? तो ये हो गई आपकी 4 स्टेप। माइक जब बंद था तो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे पढ़े होंगे, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे नहीं पढ़े होंगे, बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो मुझसे नहीं पढ़े होंगे, जो मुझसे पहली बार अभी रिवीजन देख रहे होंगे। सी, हर चीज रिवीजन से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुमने किसी और टीचर से पढ़ा था, क्योंकि मैं अपने रेगुलर कोर्स में तो पढ़ाता ही हूं, फास्ट ट्रैक में, बूस्टर में, अगर तुमने कहीं और पढ़ा था, तुम्हें 1 रुपए का भी नहीं समझ में आया था, और अभी भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो तुम उसका दोष मुझे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरा रिवीजन चल रहा है। इस चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुद सेल्फ पढ़ना पड़ता है, जहां से आपने क्लासेस ली होती हैं उसका समझ में आया कि नहीं आया वो डिपेंड करता है, उसके बाद ये रिवीजन आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब ये, मैं एक लिमिटेशन में हूं कि मैं कुछ पोर्शन मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है। जो मेरे खुद के स्टूडेंट हैं उनको तो 100% समझ में आ गया होगा, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं कि उनको नहीं समझ में आया होगा, उन्होंने अगर ये कैश फ्लो है और ये सब चीजें अपनी क्लास में पढ़ी हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, बट उन्होंने फर्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, तो रिवीजन से आपका कुछ नहीं होने वाला। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम माय साइड कि सिर्फ एक छोटे से रिवीजन से आपको सब कुछ आने लगे।
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म मैं जानता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये ऐसा क्यों हुआ, सर वो वैसा क्यों हुआ, सर ये ऑटोमेटिकली नील कैसे हो जाएगा। वो जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे या फिर जब नॉर्मली आपने मेरे क्लासेस अटेंड की होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा होगा। फेयर वैल्यू हेज, फेयर वैल्यू हेज मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर हेज्ड आइटम, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, दोनों के दोनों को मुझे फेयर पीएनडल के थ्रू मेजर करना है। तो यहाँ पर कोई ओसीआई का लफड़ा ही नहीं है, बस दोनों के दोनों पीएनडल के थ्रू मेजर होते जाएंगे, एक गेन एक लॉस, तो नेट आपका पीएनडल में ही रिफ्लेक्ट होता जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट है आपका फॉरेन ऑपरेशन, हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। हेयर फॉरेन ऑपरेशन मतलब सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, होल्डिंग और वो सब्सिडरी कंपनी आपकी फॉरेन सब्सिडरी है। होल्डिंग को डर लग रहा है कि उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए, तो उसने हेजिंग करवा ली। मेजर द हेज इन्वेस्टमेंट थ्रू ओसीआई। अब आपको डर किस में है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट में डर है, तो वो आपका हेज आइटम हो गया, उसको जब आप मेजर करोगे तो आप ओसीआई के थ्रू मेजर करोगे, मतलब जो भी आपका एक्सपोजर होगा वो आप ओसीआई में ले जाओगे, एफसीटीआर, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। आई बात समझ में? जो आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है उसके अगेंस्ट, उसको भी आप ओसीआई के थ्रू मेजर करोगे, दोनों ओसीआई उसे पड़ा रहेगा, मतलब सेम एज कैश फ्लो हेज। बट कैश फ्लो हेज में ये था कि आप एक्चुअल लॉस को ओसीआई से राइट ऑफ करके पीएनडल में ले जाओगे, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां आपका हेज्ड आइटम, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों आपके ओसीआई में पड़े रहेंगे। जब फाइनली आपकी ये फॉरेन सब्सिडरी सेल हो जाएगी तो आपका ओसीआई पीएनडल में आ जाएगा, नहीं तो हमेशा वो आपका एफसीटीआर दिखता जाएगा, क्योंकि वो आप बेचने का अगर आपका इंटेंशन ही नहीं है तो आप उस एक्सपोजर को पीएनडल में ले ही नहीं जा सकते। बेचने का इंटेंशन नहीं तो आपका वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अनरियलाइज गेन और लॉसेज है। तो ये लास्ट लाइन कुछ अलग है कैश फ्लो हेज रिजर्व से, बाकी सब कुछ वही है। कुल मिला के ये बहुत एक टेक्निकल टर्म्स हैं। इवन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सभी बच्चों को समझ में आएगा, उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने हेज अकाउंटिंग पहले अच्छे से पढ़ी है। ये रिवीजन उन्हीं को समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है, मैं खुद बोल देता हूँ आपको। एनीवेज, मुझे लगता है मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा लिया। मैं लाइव चैट को एनेबल कर रहा हूँ, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। Okay, tell me guys. टेल मी, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन सेशन को एंड करते हैं। कल सैटरडे, उसके बाद संडे, 2 दिन सेशन नहीं रहेगा। मैंने आपको रीज़न बताया, कल सैटरडे है, मुझे अपने कुछ पर्सनल वर्क है, मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, मुझे पापा को हॉस्पिटल भी ले जाना है, चेकअप के लिए ले जाना है। और परसों संडे है, संडे को टोटल लॉकडाउन होता है, तो हमारा ऑफिस ओपन नहीं होगा, तो हम मंडे को मिलेंगे। यस, ये दोनों लेक्चर आपके 11 बजे तक रहेंगे। आपके लेक्चर पे सट्टा लगाने से फायदा होगा क्या सर?
इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप पे शेयर कर लेना ताकि सभी बच्चों को डाउट ना हो। चलिए लेक्चर को ख़त्म करें, मैं बहुत थक गया यार आज तो, मतलब लिटरली आज ओवरडोज हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आज ओवरडोज हो गया? आज बहुत ज़्यादा ही हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यार? I think next topic is yes, business combination. स्वैप, मैंने स्वैप डिस्कस नहीं किया। चलो स्वैप मैं अगली बार किसी लेक्चर में बता दूंगा यार, अब बहुत थकावट हो गई तो स्वैप मैंने डिस्कस नहीं किया। यस, मैं अगली बार कभी बता दूंगा उसको यार। थोड़ा इंग्लिश में, आई विल कवर द स्वैप पोर्शन इन सम अदर डे, डोंट वरी। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।